ओए देखिए भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दोबारा से मैं बता दे रहा हूं एक बारी। ठीक है भैया, ठीक है। कह रहा है न्यूट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल है किसका, न्यूक्लियस का, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। ठीक है। दूसरा बात करूं तो न्यूट्रॉन के पास ना तो कोई चार्ज होता ना ही कोई मास, सॉरी सॉरी मास होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका मास जो होता है स्लाइटली ग्रेटर होता है किससे, प्रोटॉन से, तो उसका मास सी हो गया। ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन क्या होता है भैया, स्टेबल होता है। लेकिन जैसे न्यूक्लियस के बाहर होता है, आता है तो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होकर के तुरंत टूट जाता है किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। ये इक्वेशन, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन टूटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। हाइड्रोजन को, सिंपल हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। हाइड्रोजन की न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटॉन ही होता है और कुछ तो होता नहीं, और साथ में न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है और साथ साथ एनर्जी निकलती है। हम जानते हैं कि ये न्यूट्रल होता है, इसीलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन के साथ ना ही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकता। ये न्यूट्रल होता है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। इंटरेक्शन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर से बाहर नहीं जाएगा इसकी वजह से। ठीक है। तो ये न्यूट्रल होता है, बीइंग न्यूट्रल दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल है, ये जीरो चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाला भी इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, इसलिए न्यूट्रॉन, इसकी आयोनाइजिंग पावर, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराने की प्रोबेबिलिटी तो ना के बराबर है, जीरो ही समझ लो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है और लगातार एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता रहता है। अब उससे टकराया तो इसकी पॉसिबिलिटी तो ना के बराबर है। ठीक है। दूसरा कह रहा है भैया, ये न्यूट्रल होता है इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, किसी प्रकार का कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता। इसलिए क्या होता है कि ये, अगर मैं कहीं पे इसको फायर करूंगा ना, तो सीधा सीधा क्या होगा, निकल जाएगा बगैर किसी डिफ्लेक्शन के। अगर कोई चीज सीधा सीधा निकल जा रही है बगैर किसी डिफ्लेक्शन के, तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, तो बहुत ज्यादा होती है। यानी इसकी आयोनाइजिंग पावर, इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करने की पावर बहुत कम होती है, लेकिन किसी चीज से पेनिट्रेट यानी बगैर डिफ्लेक्शन शो किए निकल जाने की पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। यानी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है इसकी, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। दे इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी। देखिए रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियस को, भारी भारी न्यूक्लियस क्या होती है, टूट करके अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट हो जाती है, लगातार टूटती रहती है। लेकिन ये भारी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो कई सारी न्यूक्लियस ऐसी होती है जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो भारी नहीं होती। इसलिए उनको भारी करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा न्यूट्रॉन को फायर कर देते हैं उस न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूट्रॉन आसानी से न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि खुद क्या है, न्यूट्रल है। तो ये सीधा न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, न्यूक्लियस को क्या करेगा, भारी कर देगा। और जैसी न्यूक्लियस भारी होगी, हैवी होगी, वैसे उसके अंदर क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें अल्फा बीटा और गामा तीन पार्टिकल आपके निकलते रहते हैं, लगातार निकलते रहते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है। एक बार इनिशिएट करना होता है। ठीक है। अब हम जानते हैं भैया कि जो भी हैवी न्यूक्लियस होती है उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के मुकाबले हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन प्रोटॉन रहेंगे, तो उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होगी, स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो उसी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी सी क्या होती है, प्रोटॉन से ज्यादा होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? ये आपके न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी थी। खैर इसकी टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है भैया। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो भैया न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ जोड़ करके रखने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस को जोड़कर रखने वाले, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सब रहते हैं एक साथ। तो उन सबको जोड़ करके रखने वाले फोर्स को ही हम क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? के बाद उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, पहले न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। तो भैया लिखा हुआ है द एवरेज सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियन, मतलब दो न्यूक्लियन बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो एवरेज सेपरेशन होता है करीबन नहीं तो एक फर्मी के आसपास होता है। 10⁻⁻15 का मतलब क्या होता है, एक फर्मी होता है। इस सेपरेशन पर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं वो एक बहुत तगड़ा कुलामिक फोर्स ऑफ चार्ज प्रोटॉन्स फील स्ट्रॉन्ग कुलामिक रिवर्स। देखिए भैया इस सेपरेशन पर, ठीक भैया,
प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो फिर भी एक साथ रहते हैं ना। तो इसका मतलब इस सेपरेशन पर एक फोर्स और है जो इस रिपल्शन से क्या है, ज्यादा है, जो इस रिपल्शन से क्या है, ठीक है भैया, वही लिखा हुआ है। ऑल्सो द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स इज अबाउट 10 टू पावर माइनस, देखिए यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, देखिए दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में ये दूरी होती है, ठीक है, मान लीजिए 10 की पावर -15। अब हो सकता है ये प्रोटॉन हो सकता है, दोनों प्रोटॉन हो, या दोनों न्यूट्रॉन हो, या एक प्रोटॉन हो एक न्यूट्रॉन हो, है ना, उनके बीच में ये दूरी होती है। तो इस कंडीशन में, अभी मैंने प्रोटॉन प्रोटॉन ही बनाया, ठीक है, तो इस सिचुएशन में तीन फोर्स लगते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस सिचुएशन में, एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो इसमें केवल दो ही फोर्स लगेंगे, केवल। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन में बात करूं, तो इसमें भी केवल क्या लगेंगे, दो ही फोर्स लगेंगे, मतलब इन दोनों सिचुएशन में दो फोर्स लगते हैं, ठीक है, और इस सिचुएशन में तीन फोर्स लगते हैं। अब मुझे एक्सप्लेन करेगा कि पहली सिचुएशन में वो तीन फोर्स है क्या, तो बतावे शुभम, पहली वाली कंडीशन में वो तीन फोर्स क्या है, कौन सा रिपल्शन, कूलम्बिक रिपल्शन, चलिए पहला फोर्स हो गया, दूसरा न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा, इन दोनों के पास मास है तो इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स मिलेगा, समझी। दूसरी और तीसरी सिचुएशन में इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास भी चार्ज नहीं है, ठीक है, तो यहां पर रिपल्शन नहीं होगा, ठीक है। यहां पर दो फोर्स लगेगा, एक तो ग्रेविटेशन और दूसरा एक लगेगा न्यूक्लियर फोर्स। और ग्रेविटेशन और न्यूक्लियर फोर्स दोनों ही क्या करते हैं, न्यूक्लियस को जोड़ करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मास है ना, मास है उनके पास। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, वही बात की गई ऊपर, कि इस वाले केस में दो फोर्स तो जोड़ रहे हैं, दो फोर्स जोड़ने वाले क्या है, एक तो न्यूक्लियर फोर्स होगा, अभी न्यूक्लियर फोर्स की बात नहीं की है इसमें, जो जितना मैंने पढ़ा अभी आपको, ठीक है, और एक इसमें लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसने भी जोड़ के रखा है, लेकिन एक फोर्स और लग रहा है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स, जो इनको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है ऊपर से, ठीक है, क्या कह रहा है, दो न्यूक्लियस के बीच में एवरेज सेपरेशन क्या होता है, 10 की पावर -15, और इस दूरी पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के बीच में जो बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, ठीक है भैया। इसी वक्त न्यूक्लियस के, इन न्यूक्लियस के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻36 टाइम, ठीक है, स्मॉलर होता है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से। रिपल्शन तोड़ने का प्रयास कर रहा है, ग्रेविटेशन जोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जोड़ कैसे पाएगा भाई, ये तो उस फोर्स से 10⁻⁻36 टाइम्स क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशन ने जोड़ा ही नहीं है न्यूक्लियस को, तो इसका मतलब उस फोर्स के अगेंस्ट में एक ऐसा फोर्स लग रहा हो जो उस रिपल्शन से क्या हो, तगड़ा हो, वही नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इट कैन नॉट होल्ड द न्यूक्लियस, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो न्यूक्लियस को रिपल्शन की वजह से होल्ड करके नहीं रख सकता, रिपल्शन बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत बहुत, वर्ड भी छोटा है यार, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जो ग्रेविटेशन जोड़ने का प्रयास कर रहा है और जो रिपल्शन तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उनके बीच में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है। तो देयर मस्ट बी सम अदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, यहां पर एक और फोर्स होना चाहिए जो कि न्यूक्लियस को जोड़ कर रखे और रिपल्सन के अगेंस्ट में लग रहा हो, वही लिखा हुआ है, ओवरकम दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको ओवरकम करके क्या करे, न्यूक्लियस को टूटने ना दे, जोड़ करके रखे। दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन दिस strong attractive interaction acting between the nucleons is called nuclear force or nuclear interaction. Nuclear force is the strongest attractive force that bind the protons and neutrons together in the tiny nucleus. समझ गए भैया, ये रहा, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भैया और बात करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है।
अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स की, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में। हमारे पास कितने फोर्स होते हैं आपको याद है? बहुत सारे नहीं। फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, एक ये होता है। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी आता है और मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स भी आ जाता है, क्योंकि दोनों का कारण एक ही होता है, फोटॉन्स का एक्सचेंज। ठीक है, तो भैया हम बात करते हैं तो एक ब्रह्मांड में सबसे तगड़ा फोर्स होता है स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन। ठीक है, लिखा हुआ है न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन नॉन इन द नेचर दैट होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के बावजूद भी ये न्यूक्लियस को क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन ये उसके अगेंस्ट में भी क्या करता है? न्यूक्लियस को जोड़ करके रखता है, मतलब ये उससे भी ज्यादा क्या है? ताकतवर है। फिर आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं एक तरीके से, तो ये क्या है भैया आपका? ये क्या है? ग्रेविटेशन है। ये क्या है? तो ये होगा आपका रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। ये एक है, ये 10 की पावर 36 है। सोचो कोई कंपैरिजन है? 10 की पावर 36 समझते हो कितना है? मुझे भी नहीं पता। मैं ऐसे बोल सकता हूं करोड़ 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 करोड़। 36 में कितने करोगे? 35, 7 × 5 = 35। अगर आप 1 करोड़ को 7 बार बोलोगे ना, 1 करोड़ 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 वाला फोर्स है ये, उससे भी 10 गुना ज्यादा। मतलब इससे एक और इसके बीच में कंपैरिजन। और ये क्या, इससे 100 गुना और ज्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स और होता है। समझ गया? तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर मैं करूं इनके साथ, इसका कंपैरिजन किसी के साथ करूं तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। ठीक है, चलो फिर आता है ये शॉर्ट रेंज फोर्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है ये? देखिए ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? ना के बराबर, दिखता ही नहीं कभी न्यूक्लियस, और उन्हीं के बीच में लग रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है? शॉर्ट रेंज फोर्स है, छोटी दूरी तक ही लगता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अनलाइक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन और रिपल्सिव फोर्स ना बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस रुकते हैं। चार्ज को कितनी भी दूर रख लो, मैग्नेट्स को कितनी भी दूर रख लो, या दो मासेस को कितनी भी दूर रख लोगे, उनके बीच में फोर्स लगता रहेगा। लेकिन ये जो है ना, वो हमेशा न्यूक्लियस साइज वाले डिस्टेंस पर ही वैलिड रहता है। समझ गए? अगली बात करिए भी है, ये डिस्टेंस जो है न्यूक्लियर फोर्स, इसका एक नेचर नहीं, दो दो नेचर होते हैं। मतलब ये डिस्टेंस के साथ क्या होता है? बदलता है। कभी अट्रैक्टिव दिखाता है, कभी रिपल्सिव दिखाता है। तो वही लिखा हुआ है कि द ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं मैं उस नीचे। ठीक है, आपको वो ग्राफ उसमें बुक में तो सही नहीं दिया था, इसलिए आपको समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ तो कह रहा है ये डिस्टेंस के साथ वेरी करता है फोर्स। अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ और उसको ध्यान रखना। ठीक है, ये ग्राफ है। आपको याद होगा मैंने बताया था जहां पे रिपल्शन होता है वहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और जहां पे अट्रैक्शन होता है वहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये अट्रैक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। और ये रिपल्शन है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये आर है। बेटा चाबी के साथ मत खिल, वरना मैं खिलवा दूंगा। आर, आर क्या है? सेपरेशन इन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। किसके बीच का सेपरेशन है? न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन। यदि सेपरेशन काफी ज्यादा रहता है तो ये बहुत कम अट्रैक्टिव रहता है। मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में दूरी ज्यादा रहती है तो ये अट्रैक्टिव तो रहता है, लेकिन बहुत कम अट्रैक्टिव रहता है। लेकिन जैसे ही आप 0.8 फर्मी पे पहुंचते हो, 0.8 फर्मी पे, ये फोर्स क्या होता है? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मतलब बहुत नेगेटिव एनर्जी हो जाती है इसके पास। ज्यादा नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन, या नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन होता है। बेटा मैं बोल रहा हूँ, मेरे को गला, मेरा गला नहीं सूख रहा, तुम्हारा गला सूख रहा है बैठे बैठे। ठीक है, बंद कर दे बेटा, गुस्सा आ जाएगा वरना, मत पियो। ठीक है, अब देखिए, पी ले जल्दी पी। ठीक है, 0.8 फर्मी पे क्या होता है? दोनों न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम न्यूक्लियर फोर्स लगता है।
अब हम सोचे कि भैया इस दूरी को और कम किया जाए और फोर्स को और बढ़ाया जाए, तो अब नहीं होता ऐसा। ये फोर्स धीरे धीरे क्या होता है, आपको कम होने लगता है और बहुत तेजी से कम होता है। और जैसे आप 0.4 फर्मी पे पहुंचते हो तो भैया इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, यानी दो न्यूक्लियस के बीच में 0.4 फर्मी के डिस्टेंस पर कोई न्यूक्लियर फोर्स लगता ही नहीं है। समझ गया, बंद हो गया न्यूक्लियर फोर्स। और उससे कम के डिस्टेंस पे करोगे तो हाईली क्या होगा, बहुत तेजी से क्या होगा, अरे ऊपर चला गया, पोटेंशियल जी पॉजिटिव। पोटेंशियल जी पॉजिटिव मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या दिया, यहां पर केस बता रहा हूं, इफ आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, बोले तो 0.8 फर्मी, 0. आर नॉट बता दे रहा हूं, आइए आर नॉट लिखते हैं इसको, आर नॉट 0.8 फर्मी की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपका सेपरेशन जो है दो न्यूक्लियस के, आर क्या है, दो न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन जो कि आर नॉट से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, लो या स्मॉल अट्रैक्शन, स्मॉल अट्रैक्शन, छोटा सा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, समझ गए। दूसरा, अगर आपका आर इज लेस, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट है, क्या होगा, लार्ज अट्रैक्शन या मैक्सिमम अट्रैक्शन, मैक्सिमम लिख दो, मैक्सिमम, मैक्सिमम रिकॉर्डिंग पूरी है ना, मैक्सिमम अट्रैक्शन 0। और अगर तीसरा केस, इफ आर इज लेस देन आर नॉट या फिर आर इज इक्वल टू 0.4 फर्मी, तो भैया आपका जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, अब जीरो हो जाएगी। फोर्स कौन नहीं लगाता, मुर्दा या जिंदा, मुर्दा, मुर्दे के पास एनर्जी नहीं होती। ठीक है, क्या कर रहा है यार तू, यार थोड़ा सिंसियर बन जा, तुझे कह रहा हूँ राहुल। हाँ, वरना तू ही एनर्जी लगा पाएगा कभी। ठीक है, देखिए अगला आ रहा है, चौथा केस आ रहा है, इफ आर इज लेस देन 0.4 फर्मी, तो भैया इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, रिपल्सिव हो जाएगा और एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस के साथ ये वाला फोर्स क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। समझ गया, इस केस में एनर्जी क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। इस केस में एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम इन नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है भैया, तो डिस्टेंस के साथ इस तरीके से इसमें बदलाव हुआ है। समझ गया, कह रहा है कि ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, लिखा हुआ है ना, चार्ज इंडिपेंडेंट करेक्टर, मतलब समझे कि इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो लग रही है, वही प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगी, वही न्यूट्रॉन, यहां पर F1 कर दो इसको, ये F2 कर दो और यहां पे कर दो F3। कह रहा है कि ये F1 बराबर में, F2 बराबर में F3, मतलब इससे फर्क ही नहीं पड़ता भैया कि चार्ज है या नहीं है। समझ गए, सब पे न्यूक्लियर फोर्स क्या हुआ, एक जैसे लगे। समझ गए, ये लिखा हुआ है, it is seen from experiment that the attractive force between the neutrons nearly equal to the proton between the proton neutron, सबके साथ क्या होता है भैया, इक्वल ही होता है। क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि भैया प्रोटॉन के बीच में अलग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, लगभग सब में क्या होता है, सेम ही रहता है, नियरली बोल रहा है, नियरली। ठीक है, इक्वल। अगला क्या है, हाँ यहां पर थोड़ा सा प्रोटॉन पर, यहां पे लिखा हुआ है, नियरली वर्ड यूज किया, मतलब एग्जैक्टली नहीं सेम होता, नियरली सेम होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में थोड़ा सा कम हो जाता है, पता क्यों, क्योंकि वहां पर रिपल्शन भी लग रहा होता है। क्या होता है, तो रिपल्शन कुछ कर देगा कम वैल्यू किसकी, न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू। समझ गए। दूसरा कह रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी के भी आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप इसमें बाइंडिंग एनर्जी है, तो आप आगे देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है।
मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट कुछ इसी तरीके से समझिए कि आपके पास 5 ईंटें हैं, कुछ ईंटें हैं मान लो, इसका वजन 4 किलो है, इसका भी क्या है 4 किलो है, इसका भी क्या है 4 किलो, यानी कुल वजन कितना है? ठीक है 12 किलो होना चाहिए। तो आपने क्या किया, इन सारी ईंटों को जोड़ करके एक दीवार बना दी। ठीक है, तो इनका टोटल वजन क्या होगा, 4 kg प्लस 4 kg प्लस बराबर में 12 kg। दीवार बन गई तो उसका वजन भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन इसका वजन अब आएगा, टोटल मास क्या होगा इसका, टोटल मास, यहाँ पर टोटल मास इतना है ना, और यहाँ पर टोटल मास आएगा आपका मान लीजिए 11.5 kg। क्या दिक्कत आई भैया, कहाँ गया बाकी का मास? 0.5 kg मास की कमी आई, वो मास गया कहाँ पे? वो मास गया कहाँ पे जो कमी आई है? उसी मास को हम क्या कहते हैं भैया, मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं? ये समझ लो, ये न्यूक्लियन है। क्या है ये? न्यूक्लियन मतलब जिनसे न्यूक्लियस मिलकर बनी होती है। जब वो अलग अलग रहते हैं तो उनका कुल मास क्या रहा है, 12 किलोग्राम। और जब मिल गए तो क्या बन गई, न्यूक्लियस क्या बन गई, और तब क्या आया 11.5, यानी मास कम हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं इसे? इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का कुल मास जो होता है वो ज्यादा होता है कंबाइन न्यूक्लियस से। जो दोनों के मास में डिफरेंस आता है, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं भैया, मास डिफेक्ट। डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मास जाता कहां पर है, ये बड़ी बात आती है, कहां गया मास, कौन ले गया इसको? तो भैया जब आप न्यूक्लियस बनती है, न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल है। लेकिन जब न्यूक्लियस बनती है तो वहां से एनर्जी निकलती है बहुत ज्यादा, और जो एनर्जी निकलती है वो आती कहां से है, तो वो एनर्जी होती है, वो उसी मास की वजह से आती है जो डिफेक्ट की फॉर्म में आया है। समझ गए? यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और उस एनर्जी का कैलकुलेशन E इक्वल्स टू mc² प्लस टी, प्लस टी तो छोड़ो, E इक्वल्स टू mc² सुना है ना आपने, उससे दी जाती है इस इक्वेशन की वैल्यू। m वो मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो यानी अगर मैं इस दीवार में बनते वक्त कितनी एनर्जी निकली है, तो वो एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या कहूंगा, 0.5 कितना डिफेक्ट है इंटू में c² करूंगा, तो इस दीवार के बनने पे इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है भैया, समझ गया? तो 0.5 kg जो है वो आपका मास डिफेक्ट है। क्या है ये? वही लिखा हुआ है, कह रहा है इट इज फाउंड दैट द मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन और इन देयर फ्री स्टेट, मतलब जब वो न्यूक्लियस नहीं बनाते तब की तो ज्यादा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास, माइनस रेस्ट मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन, जिससे न्यूक्लियस मिलती है, उसी को क्या कहते हैं भैया, मास डिफरेंस, जो उनके अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, हम जानते हैं प्रोटॉन कितने होते हैं, और एक प्रोटॉन का मास क्या होता है, तो कुल मास क्या हो गया प्रोटॉन का, ZmP। क्या आ गया? न्यूट्रॉन कितने होते हैं, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, तो न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया, A-Z Mn। तो कुल कितना मास हो गया न्यूक्लियन का, अलग अलग थे, तो ZmP प्लस A-Z Mn, है ना। और M क्या है यहां पर, मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या है? तो जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास जोड़ते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, और फिर हम जब न्यूक्लियस के मास से घटाते हैं तो यहां पर डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं भैया, मास डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको बता दूं, जितना ज्यादा मास डिफेक्ट आएगा, इसका मतलब न्यूक्लियस बनते वक्त उतनी ही ज्यादा एनर्जी निकली है, और जिस न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा एनर्जी निकलती है, वो न्यूक्लियस उतनी ही ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। समझ गया? उसको तोड़ने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी सप्लाई करने से क्या होगा, क्योंकि आइंस्टीन ने बोला था कि E इक्वल्स टू mc², यानी एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले जब न्यूक्लियस बनी तो वहां पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था, और जब आप न्यूक्लियस तोड़ोगे तो एनर्जी सप्लाई करोगे, जब एनर्जी सप्लाई करोगे तो वो एनर्जी उन न्यूक्लियंस को वो मास वापसी देगी जो डिफेक्ट आया था। जैसे उनको वो अपना मास वापस मिला, न्यूक्लियस फिर टूट करके क्या होगी, न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गया? तो चीज ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं भैया।
ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है ये? यहां पर मैं दो डायग्राम बना रहा हूं। ये न्यूक्लियन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मान लीजिए, ठीक है। अगला डायग्राम, ऐसा ऐसे जुड़े हुए हैं न्यूक्लियस, यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे जुड़े हुए हैं। किसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी हुई है? कौन ज्यादा स्ट्रांग रहेगा? कौन अच्छे से स्टेबल रह पाएगा? पहला केस, केस फर्स्ट या केस सेकंड? कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? सेकंड। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहां पर बहुत सारा पार्ट क्या हुआ है, प्रोटॉन का है ही नहीं, यहां पर बहुत सारा पार्ट न्यूट्रॉन का है ही नहीं। समझ गया? ये एकदम बढ़िया से जुड़ गए एकदम, ठीक है। यानी इनका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन सेकंड केस का पैकिंग फ्रैक्शन फर्स्ट केस से क्या है? ज्यादा है। और जिसका पैकिंग फ्रैक्शन जितना ज्यादा होता है, जिसकी पैकिंग जितनी बढ़िया होती है, स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी? मोर स्टेबल। और ये क्या है? लेस स्टेबल। तो पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा किसका होगा? जिसके अंदर मास डिफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। देखिए वहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कितना मास गायब है ना? और यहां पर कोई गायब ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा गायब है, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन एक तरह से आपकी स्टेबिलिटी को बताता है। जिसका जितना ज्यादा होगा पैकिंग फ्रैक्शन, उसके अंदर मास डिफेक्ट इतना ज्यादा होगा और उसकी स्टेबिलिटी उतनी। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है भैया? पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, पैकिंग फ्रैक्शन मास डिफेक्ट क्या होता है? डायरेक्टली होता है, ठीक है। जितना ज्यादा मास डिफेक्ट, उतनी ज्यादा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में उतना क्या होगा? बढ़िया से बाइंडिंग होगी। और वैसे मास डिफेक्ट ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी आपको पता है वैसी क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा दूसरी बात देखिए, तो पैकिंग फ्रैक्शन है, मान लीजिए, ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 50 न्यूक्लियन वाली एक न्यूक्लियस है और एक में 100 न्यूक्लियन वाली न्यूक्लियस है। दोनों के अंदर मास डिफेक्ट 0.5 केजी, दोनों के अंदर मास डिफेक्ट 1 केजी है। तो बताओ पैकिंग फ्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? मेरी बात सुनना, मेरे पास दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस के अंदर मास डिफेक्ट, पहली एक के पास 50 न्यूक्लियन है, एक के पास 100 न्यूक्लियन है। दोनों के अंदर मास डिफेक्ट जो आया है वो है आपका 1 केजी है। तो बताओ पैकिंग किसके अंदर ज्यादा अच्छी हुई होगी? 100 वाला कौन बोल रहा है? बताओ 100 वाला कैसे? सही बोला तूने सही बोला, बाकी सब बोलते हैं। हाँ कुछ भी मत बोला कर, तू ही गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। 50 वाला, जब मैं 50 न्यूक्लियस वाले की बात करूंगा तो भैया आपको बता दूं कि वहां पर, अब 100 की बात करूंगा, 100 की अगर मैं बात करूं तो हर न्यूक्लियन के अंदर 0.1 किलोग्राम का मास डिफेक्ट आ रहा है। और 50 वाले की बात करूं तो 0.2 किलोग्राम का मास डिफेक्ट आ रहा है। 0.2 किलोग्राम मास डिफेक्ट ज्यादा है, और मास डिफेक्ट ज्यादा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा। समझ गया? तो यानी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? एक क्या आता है? इनवर्सली आता है। क्या आता है? इनको दोनों कंबाइन करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एम अपॉन में ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? यही लिखा हुआ है, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज अ मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन के अंदर जितना ज्यादा मास डिफेक्ट आएगा, पहली वाले न्यूक्लियस के अंदर पर न्यूक्लियन कितना मास डिफेक्ट था? 0.2 केजी पर न्यूक्लियन। और दूसरी वाली के अंदर 0.1 केजी। जिसके अंदर मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा उसका पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या होगा? कि न्यूक्लियस उतनी अच्छे से जुड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव रहेगा तो न्यूक्लियस क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी, अनस्टेबल रहेगी, ठीक है, अनस्टेबल रहेगी। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव रहेगा तो ये पढ़ लेना है, एक्स्ट्रा बात है, नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं भैया बाइंडिंग एनर्जी की। इसकी बात करते हैं। रिपीट हो रहा है क्या? तो भैया बाइंडिंग एनर्जी नीचे था क्या? मास डिफेक्ट था बाइंडिंग, ठीक है, चलो ठीक है।
समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कल टेस्ट है।